हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुनील राजौरिया, एसोसिएट प्रोफेसर केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट MIT मेरठ। आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम एक जो टॉपिक है हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स वो स्टडी करेंगे। और इस सब्जेक्ट का जो नाम है वो है पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो ये जो है इस लेक्चर्स के अंदर मैं बेसिकली जो डिस्क्राइब करूँगा इस लेक्चर के अंदर पर्टिकुलरली, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है और क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स क्या है। तो ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये दो टर्म्स को ऐड करके बनाया गया है सब्जेक्ट्स। फर्स्ट पोर्शन में पोल्यूशन कंट्रोल, तो पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो पोल्यूशन कंट्रोल है वो जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये जितने भी पोल्यूशंस हैं इन पोल्यूशंस के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से ये जनरेट होता है और किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाता है। इन सब को पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनका यूज किया जाता है इनको कंट्रोल करने के लिए। सेकेंड जो पोर्शन है इसके अंदर वो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी, कि जब आप किसी केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जब जाएंगे तो वहाँ पर किस तरीके की सेफ्टी जो है मेजर्स की जाती हैं, किस तरीके से सेफ्टी जो है रखी जाती है जिससे कि उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर कि कोई भी एक्सीडेंट होने से उसको अवॉइड किया जा सके। तो सेकंड पोर्शन में हम ये सब चीज़ स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके अंदर जो टॉपिक है एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। अब आगे बढ़ने से पहले इसके अंदर सबसे पहले जो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स को हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना भाई। कोई चीज़ भी हम करते हैं तो उसका मेन हमको ये पता होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ है। तो ये जैसे यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब कर रखा है कि जैसे फर्स्ट है टू डेवलप इंटरेस्ट एमंग केमिकल इंजीनियर्स रिगार्डिंग एनवायरनमेंट एंड इट्स प्रोटेक्शन। तो केमिकल इंजीनियर्स में जो हमको इंटरेस्ट डेवलप करना है किसके लिए, टुवर्ड्स दी एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए उसके बारे में इंटरेस्ट डेवलप करना है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड, टू प्रोवाइड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सो दैट द केमिकल इंजीनियर्स मे मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज और पोल्यूशन कंट्रोल इन दियर प्रेमिसेस। जो केमिकल इंजीनियर्स की जो एक्सपेक्टेशन है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए और जो रेगुलेटरीज हैं, जो एनवायरमेंटल लॉज हैं, उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए और उसके अंदर कौन कौन से एक्ट्स और लॉज आते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इंट्रोड्यूस दी प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स टू कंट्रोल एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन टू दी डिप्लोमा स्टूडेंट्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, कि जो हम एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करें और कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं तो वो हम स्टडी करेंगे। ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। लास्ट है द स्टूडेंट्स मस्ट नो वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट विच अकर इन केमिकल प्लांट्स एंड हाउ टू सेफ गार्ड देम टू अवॉइड इंजरी टू मैन एंड मटेरियल। ये जो सेकंड पोर्शन जो मैंने आपको बताया था इस सब्जेक्ट के अंदर, फर्स्ट था पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाला जो टॉपिक है वो हम इस ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, टू डेवलप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स, कि जो ये टॉपिक्स हैं इनके ऊपर हमको जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन कौन सी इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर जो आती हैं। जैसे फर्स्ट है सोर्सेस ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड पोल्यूशन। तो भाई वाटर है, एयर है, सॉइल है, इन पोल्यूशन के सोर्सेस क्या क्या हैं ये हमको पता होना चाहिए। कि भाई जैसे एयर पोल्यूशन है, जैसे व्हीकल्स रहते हैं तो व्हीकल्स के अंदर अगर जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उस व्हीकल्स के थ्रू, तो ये हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से एयर पोल्यूशन हो रहा है, कहाँ से वाटर पोल्यूशन हो रहा है, उनकी हमको समझ होनी चाहिए जिससे कि हम उसको वहाँ पर कंट्रोल कर सकें उस पोल्यूशन को। सेकंड है रिसाइकिल एंड रीयूज ऑफ वेस्ट, एनर्जी रिकवरी एंड वेस्ट यूटिलाइजेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिसाइकिल एंड रीयूज ऑफ वेस्ट। तो जो हमारा वेस्ट मटेरियल है
कि जैसे सपोज दैट किसी इंडस्ट्री के अंदर सॉलिड वेस्ट रहता है, अगर उस वेस्ट को हम अगर रिसाइकिल और रीयूज कर सकें फॉर फर्दर एनर्जी के लिए, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, है ना। तो एक वो चीज़ उसको समझेंगे हम किस तरीके से। सेकंड, थर्ड जो है एयर पॉल्यूशन एंड इट्स मेजरमेंट, कि एयर पॉल्यूशन क्या है और उसके मेजरमेंट्स क्या हैं। जैसे एयर पॉल्यूशन, जैसे एज यू नो अबाउट द एयर पॉल्यूशन क्या है और उसके मेजरमेंट, हम आने वाले लेक्चर्स में एयर पॉल्यूशन की बारे में डिस्कस करेंगे और कौन कौन से इस एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑफ पॉल्यूशन अबेटमेंट सिस्टम्स फॉर पर्टिकुलेट मैटर एंड गैसियस कंस्टिट्यूएंट्स, जो पॉल्यूशन अबेटमेंट सिस्टम है उसको डिज़ाइन करना। नेक्स्ट, डिज़ाइन ऑफ वेस्ट वाटर एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। हर किसी इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा कि वेस्ट वाटर निकलता है, तो उस वेस्ट वाटर को जो डिस्चार्ज करने से पहले, जैसे एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, उस एक्वेटिक एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज करने से पहले उसको ट्रीट करना चाहिए। तो उसको ट्रीट करने के लिए भी जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, उन्होंने एक्ट्स बनाए हुए हैं, उन्होंने नॉर्म्स बनाए हुए हैं कि अगर सपोज दैट किसी भी इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर अगर हमको डिस्चार्ज करना है टू दी एक्वेटिक एनवायरनमेंट या फिर सीवरेज में, तो हमें उसके अंदर जो फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है सबसे पहले उनको जो है मेज़र करना है और ये देखना है कि क्या वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स के अंदर जो उनकी लिमिट्स जो रहती हैं, जैसे एक एग्जांपल के साथ में अगर आपको क्लियर करूँ ये चीज़ कि जैसे इस वेस्ट वाटर के अंदर जो है COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD की जो लिमिट है अकॉर्डिंग टू दी CPCB में बी रेफर टू दी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग अगर COD की जो परमिसिबल लिमिट है डिस्चार्ज करने के लिए वो 250 मिलीग्राम पर लीटर है। अगर सपोज दैट किसी वेस्ट वाटर के अंदर अगर मेरा COD अगर 1000 मिलीग्राम पर लीटर है, देन फर्स्टली आपको वो ट्रीट करना पड़ेगा, देन यू कैन डिस्चार्ज दैट वेस्ट वाटर इनटू दी एक्वेटिक एनवायरनमेंट। तो पहले आपको वो ट्रीट करना पड़ेगा वो वाटर जो है वेस्ट वाटर, तभी आप उसको जो है डिस्चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको डिज़ाइन करना कि कौन सा ट्रीटमेंट प्लांट, कौन सा ऐसा उसके अंदर टेक्नोलॉजी लगाएं जिससे कि जो वेस्ट वाटर निकल के आ रहा है उसको हम ट्रीट करके उसको डिस्चार्ज कर सकें। नेक्स्ट है हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, कि जो हजार्डस वेस्ट हैं उनका ट्रीटमेंट कर सकें और फिर ट्रीटमेंट के बाद उनको डिस्पोज कर सकें। लास्ट है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड रिकवरी ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कर सकें और इसके अंदर जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उनका हम रिकवर कर सकते हैं, जिसको कि फर्दर यूटिलाइजेशन में उसको लिया जा सके, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे इसके अंदर के हम क्या क्या करेंगे। अभी क्या है नेक्स्ट है लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स क्या, कि इस सब्जेक्ट को, ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, ये इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपके अंदर कौन कौन से आउटकम्स आएंगे, जो कौन कौन से इसको करने के बाद ये आउटकम्स क्या क्या हैं। तो जैसे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, आप लोगों को क्या क्या पता चलेगा इसके बारे में। तो फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन कॉज्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि कौन कौन से टाइप्स के पॉल्यूशन हैं ये आपको पता चलेगा, किसकी वजह से, कि जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, तो वो प्रोसेसिंग के अंदर किस किस टाइप के पॉल्यूशन हो रहे हैं उसके बारे में आप जानोगे। सेकंड है बैलेंस पॉल्यूटेंट्स टू सेव दी इकोसिस्टम, पॉल्यूटेंट्स को बैलेंस करना है जिससे कि इकोसिस्टम को सेव कर सकें। कंट्रोल पॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग डिवाइस, कंट्रोल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के बारे में सीख लेंगे कि कंट्रोलिंग डिवाइस कौन कौन सी है ये। हैव नॉलेज ऑफ डिफरेंट एक्ट्स एंड रूल्स अबाउट द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि वो नॉलेज हमको मिलेगी जो डिफरेंट एक्ट्स एंड रूल्स हैं। अब एक्ट्स एंड रूल्स भी
आगे वाली स्लाइड्स में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से एक्ट्स हैं, कौन कौन से रूल्स हैं। तो ये सब भी आप लोग इस जब सब्जेक्ट को जब पढ़ोगे तो इनके बारे में आप जानोगे। नेक्स्ट है मैनेज सॉलिड वेस्ट टू रिड्यूस दी पॉल्यूशन, कि सॉलिड वेस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाए जिससे कि पॉल्यूशन हमारा रिड्यूस हो सके। लास्ट है हैव नॉलेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट विच अकर्स इन केमिकल प्लांट्स। लास्ट में क्या सीखेंगे हम कि केमिकल प्लांट्स के अंदर कौन कौन से एक्सीडेंट्स होने की संभावना होती है, किस पॉइंट्स पर, तो वो हमको पहले से पता होगी तो हम उसका एक्सीडेंट को उस प्लांट्स के अंदर होने से रोक सकते हैं। तो ये लर्निंग आउटकम्स है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट जो आता है वो है पॉल्यूशन ड्यू टू दी केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। जो केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनके थ्रू जो पॉल्यूशन है वो क्या है। तो फर्स्ट देखें, यूज़ ऑफ आउटडेटेड एंड इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, पॉल्यूशन अबेटमेंट एंड वेरियस अदर ऑपरेशन इन इंडस्ट्रीज विच जनरेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट। तो यूज़ ऑफ आउटडेटेड, तो पॉल्यूशन, केमिकल प्लांट में पॉल्यूशन होने की कौन कौन से रीज़न हैं। तो एक तो यही रीज़न है कि जो उसके अंदर आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज लगी हुई हैं, है ना, तो वो जो है उसके थ्रू भी हमारा पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। अब जो लगे हुए हैं उनके थ्रू जो लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट भी जनरेट होगा। सेकंड है एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विदाउट डिफाइनिंग एंड यूज पैटर्न्स एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशन फॉर देम। एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विदाउट डिफाइनिंग एंड यूज पैटर्न्स एंड एनवायरनमेंट, जो हमारे इंडिया के अंदर या फिर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया के अंदर जो कुछ स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री हैं और कुछ मीडियम स्केल की बोल सकते हैं, वो जो इंडस्ट्री हैं उसमें वो उनको ऑपरेट कर रहे हैं किसके बिना, कि जो हमारे एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हैं। एनवायरमेंटल रेगुलेशन क्या, कि जो गवर्नमेंट बॉडी ने जो एनवायरमेंटल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो एक्ट्स जो है वो जो लॉज जो है वो डिफाइन कर रखे हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहे, तो उनकी वजह से भी पॉल्यूशन हो रहा है। सेकेंड है पुअर एनफोर्समेंट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल्स लॉ फॉर बिग एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। अब जो वही चीज़ है पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज, जैसे CPCB ने भी जो लॉज जो बनाया है, जो नॉर्म्स जो बनाए हैं, अगर मैं वाटर ट्रीटमेंट की बात करूं तो उसने भी जो लॉ बनाए हैं, तो वाटर हर किसी इंडस्ट्री के अंदर क्या रहता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो उसका प्लांट जो है लगा होना चाहिए, कि जिससे कि जो वेस्ट वाटर जो निकल रहा है उसको हम ट्रीट करें और उसको डिस्पोज करें। लेकिन कुछ लोग, कुछ इंडस्ट्रीज़ कॉस्ट सेव करने के लिए वो ट्रीटमेंट प्लांट जो नहीं लगाती हैं, जिससे कि वो पॉल्यूशन क्रिएट होता है उसके अंदर। अब जो मेजर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं जो पॉल्यूट कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट को, तो यहाँ मैंने ये लिस्ट बना रखी है केमिकल प्लांट्स की, कि ये मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो पॉल्यूट कर रही हैं किसको, एनवायरनमेंट को। जैसे सीमेंट है, थर्मल पावर प्लांट्स, आयरन एंड स्टील्स, फर्टिलाइजर, जिंक स्मेल्टर्स, कॉपर स्मेल्टर्स, एल्युमिनियम, पल्प एंड पेपर, डाइज एंड देयर आर सो मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज विच आर पॉल्यूटिंग दी एनवायरनमेंट। बट हमको यही इस सब्जेक्ट के अंदर यही लर्न करना है कि किस तरीके से जो पॉल्यूशन जो क्रिएट हो रहा है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो या सॉइल पॉल्यूशन हो, किस तरीके से उसको हम कंट्रोल कर सकें या फिर ट्रीटमेंट कर सकें, जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकें, ठीक। अब एनवायरमेंटल क्राइसिस ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब कौन कौन से क्राइसिस आते हैं जो इंडस्ट्री डेवलप हो रही हैं, जो जिससे पॉल्यूशन हो रहा है, कौन कौन से क्राइसिस हैं। यहाँ आप देखो तो फर्स्ट है लार्ज स्केल कंटामिनेशन ऑफ वाटर एंड एयर। वाटर और एयर का लार्ज स्केल पर कंटामिनेशन हो रहा है, लार्ज स्केल कंटामिनेशन ऑफ वाटर एंड एयर। अभी देखिए आपके वाटर भी आपको इतना पॉल्यूट हो रहा है कि उसको ट्रीटमेंट करने के लिए भी कॉस्ट काफ़ी जा रही है। अब कहीं कहीं किसी एरिया में तो ऐसा है कि जो
वाटर को ड्रिंकिंग वाटर नहीं है वहाँ पर, उसको फर्दर प्योरीफाई करके ही जो है उसको ड्रिंक किया जा रहा है। तो ये एक क्राइसिस है वाटर एंड एयर पॉल्यूशन का। सेकेंड है डिफॉरेस्टेशन। तो कौन कौन से क्राइसिस है? एक तो डिफॉरेस्टेशन, ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ये है क्राइसिस कि भाई फॉरेस्ट जो है वहाँ से फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, अपने प्लांट लगाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, तो वो भी एक एनवायरमेंटल क्राइसिस का रीज़न है। सेकेंड, इंक्रीज इन अर्बन स्लम्स। नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ ह्यूज सॉलिड वेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ हजार्डस मटेरियल, वाटर स्केर्सिटी एंड ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही तो होता है कि कभी टेम्परेचर, ये क्या है कि हमें सर्दियों में भी कभी कभी गर्म महसूस होने लगता है, कभी गर्मियों में भी कुछ। तो ये नेचुरल, ये जो नेचर का जो बैलेंस जो बिगड़ गया है ना, वो जो नेचर का जो बैलेंस बिगड़ा है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग है, जिससे क्या रहता है कि जो अर्थ का जो सरफेस है वो काफ़ी हीट रहती है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की रीज़न। ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो सन से जो हीट आ रही है वो अर्थ के ऊपर, तो उसमें से क्या रहता है कि कुछ हीट एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो जा रही है, कुछ जो है बैक चली जाती है। तो उस ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस हैं कि इंक्लूड दी वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड सम आर्टिफिशियल केमिकल्स सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। लास्ट है ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर का डिप्लेशन, जो ओजोन होल जो हमारा क्रिएट हो गया है, तो उसका जो है डिप्लेशन हो रहा है। अब आते हैं हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जो मेन हमारा इस जो टॉपिक है इस लेक्चर्स का जो है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में बी डिफाइंड इनटू द 3 कैटेगरीज मोस्ट कॉमनली। फर्स्ट, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। तो हियर you can see from the image this show the soil pollution and वो जो क्या है वो शो कर रहा है जो चिमनीज़ और जो हमारी इंडस्ट्री है उसके अंदर एयर पोल्यूशन को क्रिएट शो कर रहा है। और दिस इज़ दी वाटर पोल्यूशन। जैसे कोई भी चाहे वाटर पोल्यूशन आपका डोमेस्टिक सीवेज के थ्रू भी हो सकता है और आपका इंडस्ट्री के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पोल्यूशन में बी डिफाइंड एज एन अनडिज़ायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल characteristics of air, water and land that may be harmful to human life and other animals living conditions, industrial processes and cultural assets. Pollution can be natural or man-made. Pollution natural भी हो सकता है और man-made भी। Normally तो man-made ही pollution ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। आप देखिए कि पहले ज़माने में जो है व्हीकल्स नहीं थे, बैलगाड़ियों से जाते थे तो वहाँ पोल्यूशन कम था। अभी क्या है कि सबके पास व्हीकल्स है और व्हीकल्स में भी बहुत हजार्डस गैसियस पोल्यूटेंट्स निकलते हैं उसके अंदर, दैट विल बी मोर हार्मफुल टू दी मैन एज वेल एज दी एनिमल्स। तो वो मैन मेड्स द एजेंट्स दैट पोल्यूट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। तो एजेंट्स, वो एजेंट्स जो पोल्यूट करते हैं वो पोल्यूटेंट्स है। तो हम आगे जो इस स्लाइड के आगे जो पढ़ेंगे वो पोल्यूटेंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इन दिस स्लाइड यू कैन सी, आप देख सकते हो कि पोल्यूटेंट्स को किस तरीके से मैंने समराइज किया हुआ है कि कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं और किस किस सेक्टर्स के हैं और उनका मैंने जो है यहाँ पर कैटेगराइज किया हुआ है। तो पोल्यूटेंट्स, तो द इम्पोर्टेंट पोल्यूटेंट्स आर समराइज्ड बिलो। फर्स्ट, डिपोजिटेड मैटर। डिपोजिटेड मैटर मीन्स कि जो आपका पॉल्यूशन, जैसे आप बाहर जा रहे हो कहीं किसी एरिया में तो वहाँ पर पॉल्यूशन है तो आपका जो स्मोक है या फॉग है वो आपका डिपोजिटेड हो जाता है उस बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वो स्मोक, डस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट। सेकंड है गैसेस है, गैसेस दिखाई नहीं देंगी बट गैसेस में कौन सी है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, हेलोजेंस एक्सेट्रा। हेलोजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा।
थर्ड है मेटल्स। मेटल्स में जैसे बात करें तो लेड, जिंक, आयरन एंड क्रोमियम। हैवी मेटल्स की बात करें तो हैवी मेटल्स में मैं एक आपको एग्जांपल के साथ इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो एनवायरनमेंट में जो हो रहे हैं, जैसे अगर मैं हैवी मेटल्स की बात करूं, जैसे क्रोमियम की अगर बात करूं तो क्रोमियम में भी आपका मे बी 2 टाइप्स, मे बी क्रोमियम मे बी अकर्स इनटू द टू स्टेट्स, बोले तो 2 स्टेट मीन्स कि हेक्सावेलेंट क्रोमियम एंड ट्राइवेलेंट क्रोमियम। जो हेक्सावेलेंट क्रोमियम जो है वो मोस्ट हार्मफुल है किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू दी ट्राइवेलेंट क्रोमियम। अब जो क्रोमियम है वो मोस्टली फाउंड होता है किसमें, टैनरी वेस्ट वाटर के अंदर। जो टैनरी वेस्ट वाटर है जो इस इंडिया के अंदर जो टैनरी इंडस्ट्रीज़ हैं, अब टैनरी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है थोड़ा सा उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। टैनरी इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोसेसिंग होती है या फिनिशिंग होती है या फिर स्किन और हाइड्स की जो प्रोसेसिंग है उसके अंदर हमें क्रोमेट एजेंट यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो जो क्रोमेट एजेंट यूज किया जाता है तो वहाँ पर जो हैवी मेटल्स का जो मेन सोर्स है वो टैनरी वेस्ट वाटर है क्रोमियम का। तो क्रोमियम सबसे ज़्यादा टैनरी इंडस्ट्री वेस्ट वाटर में निकलता है। तो हैवी मेटल्स है, ये एक टाइप का पॉल्यूटेंट है। सेकंड नेक्स्ट जो है इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स। इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स कौन से, ये भी इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स है, ऐसा नहीं है, ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स बेंजीन, ईथर, एसिटिक एसिड एंड साइनाइड, ये केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है जहाँ पर ये केमिकल्स बन रहे हैं वो पॉल्यूटेंट्स, ओके। एग्रीकल्चर पॉल्यूटेंट्स, एग्रीकल्चरल में पेस्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, फंगिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स जो एग्रीकल्चरल में यूज किए जाते हैं, जो एग्रीकल्चरल में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स, ये दीज आर दी टाइप ऑफ दी फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स। लास्ट है रेडिएशन पॉल्यूटेंट्स, रेडियो एक्टिव सबस्टांसेस एंड रेडियो एक्टिव फॉल आउट्स ऑफ दी न्यूक्लियर टेस्ट। तो ये मैंने पॉल्यूटेंट्स की बात करी कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं। ये लास्ट है इस लेक्चर्स का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स में अगर यहाँ हम देखें यहाँ पर तो जो इसको कैटेगराइज किया है मैंने कि एक तो ऑन दी बेसिस ऑफ नेचुरल डिस्पोजल, भाई नेचुरल डिस्पोजल के बेसिस पर जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं। तो हियर यू कैन सी दैट देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ दी पॉल्यूटेंट्स ऑन दी बेसिस ऑफ नेचुरल डिस्पोजल। फर्स्ट इज दी नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, जो नॉन डिग्रेडेबल हैं, जो डिग्रेड नहीं हो सकते हैं, जैसे दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज साल्ट, मेटेलिक ऑक्साइड वेस्ट, प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स एंड मटेरियल्स लाइक एल्युमिनियम कैन, मर्क्यूरिक सॉल्ट्स एंड इवन DDT। दीज कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट इन दी एनवायरनमेंट। जो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं वो कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट होते हैं, वो डिपॉजिटेड होते हैं। तो उनको हम डिग्रेड नहीं कर सकते, उनको क्या है हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम वन पैलेस टू दी अनदर पैलेस। सेकंड जो है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, these pollutants can be easily decomposed under the natural process। जो नेचुरल प्रोसेस है उनके थ्रू ये इजीली डिकम्पोज हो सकते हैं एंड कैन बी रैपिडली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड्स। ठीक है, वो जो मेथड्स कौन से हैं क्या है वो हम आने वाले लेक्चर्स में उसको कवर करेंगे। These cause serious problems when accumulate in large amounts as the paste deposition exceed the pace of deposition of disposals। तो ये on the basis of natural disposal हुए non degradable pollutants and biodegradable pollutants। अब जो next है वो है on the basis of the form, on the basis of form। तो in which they persist after their release into the environment। Pollutants can be categorized under 2 types। First is the primary pollutants। Pollutants primary में कौन कौन से हैं? These includes those substances which are emitted directly from some identifiable sources। These include sulfur compounds जिसके अंदर सल्फर कंटेन हो, सल्फर कंपाउंड्स जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड।
प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल। सल्फर मोस्टली रिफाइनरीज में ज़्यादा मिलता है। सल्फ़र की रिकवरी सबसे ज़्यादा रिफाइनरीज में की जाती है, वहाँ पर अलग से उसका सेक्शन है। सेकंड है कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स कौन से? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन्स कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। नाइट्रोजन कंपाउंड्स NO2 एंड NH3। हेलोजन कंपाउंड्स हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। And particles of different size and substance, these are found suspended in the air. The fine particles below the diameter of 100 microns are more abundant and include particles of metals, carbon, pollens, fungi, bacteria, silicates and others. तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। अभी क्या है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में कौन से आ गए? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द combination of primary emitted pollutants in the atmosphere. In bright sunlight, a photochemical reaction occurs between nitrogen oxides, oxygen and waste hydrocarbons from gasoline that forms PAN and ozone. Peroxyacetyl nitrate and ozone, both of them are toxic components of smoke and cause smarting, eyes and lung damage. जो स्मोक है, यहाँ पर मैं अगर टॉक्सिक कंपोनेंट्स ऑफ स्मोक की बात करूँ तो स्मोक क्या है? स्मोक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉग एंड स्मोक। दिस एंड लास्ट इज द स्मोक, द फॉग डिपोजिटेड विद स्मोक एंड केमिकल फ्यूम्स फॉर्म्स ए डार्क एंड थिक कवरिंग द स्मोक। Smoke is very common in almost all the industrial areas as the smoke is trapped for many days by the stagnant air and it is harmful both for animal and plants. तो ये क्लासिफिकेशन किया मैंने पोल्यूटेंट्स का, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर, इस लेक्चर्स के अंदर अभी मैंने आपको इसका जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताए कि क्या ऑब्जेक्टिव है और आउटकम्स क्या हैं। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो ये चीज़ बताई है मैंने आपको इस लेक्चर्स के अंदर। अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है ऐड कर सकते हैं और इट विल बी ग्रेटफुल टू मी, ये मेरे लिए वो ग्रेटफुल होगा कि मैं उसका जो है आंसर कर सकूं, ठीक है। थैंक यू।